हेलो गाइस। तो स्टेट सीटेट के चरण में हम शुरू कर रहे हैं बुद्धि के सिद्धांत से। हर साल इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और आज हम कारक सिद्धांत और प्रक्रिया मूलक सिद्धांत को इतनी आसान तरीके से समझेंगे तो आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। अच्छा, एक कारक अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलेंगे अल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है आपका स्पीयरमैन ने। इसमें इन्होंने दो फैक्टर बताए हैं कि बुद्धि दो कारक से मिलकर बनी होती है, एक सामान्य फैक्टर और विशिष्ट फैक्टर। सामान्य फैक्टर जिसको इंग्लिश में हम जनरल फैक्टर बोलते हैं, और विशिष्ट फैक्टर मतलब कि जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर इंग्लिश में। ठीक है। तो बुद्धि दो फैक्टर से बनी होती है, जी और एस फैक्टर से। ये किसने बताया है? स्पीयरमैन ने। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बताई है, त्रिकारकीय सिद्धांत। ये भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। त्रिकारकीय सिद्धांत या तीन कारक सिद्धांत किसने दिया है? ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि बुद्धि जी फैक्टर से और एस फैक्टर से और प्लस जी प्लस एस फैक्टर, कॉमन एरिया दिख रहा है, और जी प्लस एस फैक्टर भी उसमें बुद्धि में होता है। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सामान्य बुद्धि कारक और विशिष्ट बुद्धि कारक का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको बोलते हैं तीन कारकीय बुद्धि का सिद्धांत। तो ये भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको होपफुली। आगे बढ़ते हैं। समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थर्स्टन ने दिया है। इन्होंने इसमें बताया है कि बुद्धि जो है कई प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। ठीक है, मतलब कि बुद्धि में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे मानसिक जो योग्यता है उनसे बुद्धि बनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए किसी जो अपनी संख्यानात्मक योग्यता है, तार्किक योग्यता है, और इसी तरीके से प्रत्यक्ष गति या प्रत्यक्षात्मक योग्यता है, तार्किक योग्यता है। तो ये सब चीजें का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो समूह कारक सिद्धांत है। जब मैं आगे आपको सिद्धांत का एनालिसिस करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, और थोड़े से टर्म्स भी समझते जाइए। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदर्श, प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉमसन ने दिया है। ये कहते हैं कि बुद्धि अनेक स्वतंत्र क्षमताओं का मिश्रण है। कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं जैसे कि आपने कुछ स्कूल में ज्ञान प्राप्त किया, कुछ कॉलेज में ज्ञान प्राप्त किया, कुछ महाविद्यालय में ज्ञान प्राप्त किया, स्वतंत्र रूप से इंडिविजुअल। कुछ ज्ञान आपने स्कूल में प्राप्त किया, कुछ कॉलेज में, मतलब कि कॉलेज में प्राप्त किया, और कुछ यूनिवर्सिटी में जाकर आपने ज्ञान प्राप्त किया। तो तीनों ज्ञान आपने स्वतंत्र प्राप्त किए, और तीनों ज्ञानों को आपने अलग अलग उपयोग करके उनका पूर्व जो ज्ञान मिला तीनों जगह से, उनका उपयोग करके आपने स्वतंत्र ही एक नया इंडिविजुअल, एक स्वतंत्र रूप से नया ज्ञान का निर्माण कर दिया, नए ज्ञान का सृजन कर दिया। तो इसको बोलते हैं प्रतिदर्श का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। फिलिप बर्नन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है। मतलब कि इनका जो सिद्धांत है वो हायरार्किकल फॉर्म में है। कैसा है? हायरार्किकल फॉर्म में। ठीक है। इनका कहना है कि सामान्य बुद्धि से विशेष योग्यताओं का विकास होता है। सामान्य योग्यताओं से क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको काट दीजिए। आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड ने क्या दिया है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत। कौन सा दिया है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने क्या दिया है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने और इनके जो सिद्धांत है उसको संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। आगे इसका एक दो नाम और है। जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे सिद्धांत के ऊपर में नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पर तरल एवं ठोस बुद्धि कर लीजिए, है ना। तो तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? रेमंड बी कैटल ने, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसके बारे में भी जब आगे डिस्कस सिद्धांत को एनालिसिस विश्लेषण करेंगे डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा। अभी हमारा फोकस सिर्फ कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, कुछ टर्म्स समझने के लिए, ताकि हमें आगे वाली वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो चीजों को समझने के लिए।
ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि दो फैक्टर हैं, जी फैक्टर है, एस फैक्टर है, कि सभी कार्यों को करने के लिए सामान्य जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, और किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए हमें विशिष्ट बुद्धि की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, कोई विशिष्ट कार्य करना है तो विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट बुद्धि की आवश्यकता जरूर होगी। हाँ, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोच रहे होंगे इसमें सर ये पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे घुमा सकते हैं कि जी और एस फैक्टर किसने दिया, आप बोलेंगे स्पेयर मैन ने दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे जी प्लस एस फैक्टर किसने दिया, तो आप बोलेंगे स्पेयर मैन ने दिया। किसने दिया? स्पेयर मैन ने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत हम पढ़ ही चुके हैं, तो उसमें बुद्धि कई सारी मानसिक योग्यताओं का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कि बहुत सारी कारक जो है बुद्धि बुद्धि के, जो बहुत सारी जो योग्यता है उनसे मिलकर जो बना है उसको हम समूह कारक बोलते हैं। समूह समूह मतलब कि ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए एक दो तीन चीजें हैं, ये आपस में मिल गई तो ये क्या हो गया? एक समूह हो गया। एक क्या हो गया? ये समूह हो गया। तो समूह का मतलब ये होता है कि मानसिक योग्यताओं का एक समूह। ठीक है, अब इसमें इन्होंने जो मानसिक कौन कौन सी मानसिक योग्यताओं को समूह में इंक्लूड किया है, तो शाब्दिक बोध, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, शाब्दिक बोध। तो शाब्दिक बोध मतलब कि आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द प्रवाह मतलब कि वर्ड फ्लुएंसी, मतलब कि शब्दों को जो बोलने की जो प्रवाह है, एक शब्द प्रवाह है, एक फ्लुएंसी है बोलने के लिए शब्दों की, वो प्रॉपरली होनी चाहिए। संख्यानात्मक योग्यता, संख्यानात्मक योग्यताओं को इन्होंने शामिल किया गया है। संख्यानात्मक योग्यता मतलब कि आपकी अंकों से संबंधित जो योग्यता है उसको इंक्लूड किया है। स्थानिक योग्यता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे भी आपको काम में आएगा। स्थानिक योग्यता का मतलब ये होता है कि कोई आकृति, कोई आदमी है तो आकृति विशेष में आकृति को बहुत जल्दी इमेजिन कर लेता है, दिशाओं को, डायरेक्शन को इमेजिन कर लेता है, और 3D जो आकार है उनको अपने दिमाग में छाप लेता है, तो उसको स्थानिक योग्यता बोलते हैं। स्मृति मतलब कि मेमोराइज करना, किसी चीज का अपने दिमाग में याद कर लेना या फीड कर लेना। तर्क शक्ति मतलब कि लॉजिक लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रॉब्लम है और उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाकर उस समस्या या प्रॉब्लम का हल ढूंढना। ठीक है, ये वाला टर्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी वाला कॉन्सेप्ट है, गति एवं प्रत्यक्षीकरण स्पीड वाला। ठीक है, परपेचुअल स्पीड, जब हम ये थर्स्टन का सिद्धांत पढ़ेंगे समूह कारक वाला डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम, तो ये वाला टर्म जब मैं आपको बताऊंगा। वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत, तो ये आपको पता ही है कि हायरार्किकल व्यवस्था इनकी की गई है ना। सबसे ऊपर सामान्य बुद्धि रहेगी, उसके नीचे समूह कारक और फिर विशिष्ट बुद्धि रहेगी। फिर गिलफोर्ड का आपको बता ही चुका हूं मैं कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद का सिद्धांत बोलते हैं। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद का सिद्धांत। तो ये तीन टर्म आपको याद रखने हैं, संक्रिया, विषय वस्तु या उत्पाद। विषय वस्तु मतलब की सामग्री, और ऑपरेशन मतलब की संक्रिया, क्या ऑपरेशन कर रहे हैं अपन। प्रोडक्ट, जो अपन को फाइनल रिजल्ट जो मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है। ये आप इसको हटा लीजिए, इस वाली लाइन को हटा लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस जब करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या, है ना। आगे बढ़ते हैं। कैटल कैटल ने तो तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो जैसे कि तरल बुद्धि है, तो तरल बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात एवं नवीन समस्याओं को हल करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? तरल बुद्धि बोलते हैं। और जो हमारी ठोस बुद्धि है, इसको ठोस करिए, ये ठोस बुद्धि है, ये जो ठोस बुद्धि है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो समस्याएं हैं, वो हम अपने पूर्व अनुभव अनुभव या जो हमने शिक्षा ली है उससे ये विकसित बुद्धि होती है। मतलब कि जितने, जैसे शुरुआत में हमारे जीवन में हमें कम अनुभव रहता है तो चीजों को हम उतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता है, हम चीजों को और आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ इसमें इतना ही बताया है ना। और फिर प्रक्रिया मूलक सिद्धांत भी हम देख चुके हैं ना।
फिर हाँ, एक आता है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का एक सिद्धांत आता है जिसको हम बोलते हैं, ये हटाइए आप, इसको बोलते हैं त्रिघटकीय सिद्धांत। स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? त्रिघटकीय सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? त्रिघटकीय सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत इसको हम बोलते हैं, या त्रितंत्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं। त्रिघटकीय, त्रितंत्रीय, या इसको बोलते हैं त्रिचापीय सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये किसने दिया है? स्टर्नबर्ग महोदय ने। और प्याजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? प्याजे ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। स्टर्नबर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत में कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना है। एक है विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि तर्क एवं समस्याओं का समाधान, रचनात्मक बुद्धि नई परिस्थितियों से निपटना, और व्यवहारिक मतलब वास्तविक जीवन का ज्ञान का उपयोग। अभी ये टर्म हम और डिटेल में करेंगे कि विश्लेषणात्मक के अंदर और क्या क्या आता है, और रचनात्मक कैसी, रचनात्मक बुद्धि मतलब किस तरीके से डेवलप करते हैं हम, और व्यवहारिक बुद्धि किस तरीके से हम डेवलप करते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि आपका सिद्धांत जो है क्लियर हो जाए। अभी हमारा सिर्फ फोकस है टर्मिनोलॉजी को समझना और कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, इस पर फोकस करेंगे हम सिर्फ। प्याजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, आपसे बोलेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको संज्ञानात्मक विकास में आंख बंद कर प्याजे पर टिक लगाना है। ठीक है, इन्होंने भी कुछ चार शब्द जो टर्मिनोलॉजी उपयोग की है, ये आगे हर जगह बहुत जगह काम आएंगी, तो ये टर्मिनोलॉजी आप नोटबुक में लिख लेना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये टर्मिनोलॉजी, हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आपको ये शब्द लिखना है: अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन और संतुलन। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आत्मीकरण क्या होता है। मतलब कि जैसे कि आपका कोई ज्ञान है, आपके पास पहले से कोई ज्ञान है, उस ज्ञान में, उस पूर्व ज्ञान में बिना संशोधन किए नया ज्ञान जोड़ना आत्मीकरण, एसिमिलेशन कहलाता है। समायोजन का मतलब क्या होता है? समायोजन का मतलब क्या होता है? जो पूर्व ज्ञान है उसमें नया ज्ञान जोड़ोगे। आप कैसे जोड़ोगे? संशोधन कर दोगे। पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान संशोधित करके जोड़ना समायोजन कहलाता है। और संतुलन, इक्विलिब्रेशन, साम्यीकरण एक शब्द होता है, साम्यीकरण या संतुलन। तो आत्मीकरण और समायोजन के बीच में संतुलन बनाना को हम क्या बोलते हैं? सामान्यीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साम्यीकरण। क्या बोलते हैं? साम्यीकरण बोलते हैं, साम्यीकरण बोलते हैं, साम्यीकरण बोलते हैं, साम्यीकरण बोलते हैं, जिसको संतुलन इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया है। आपसे टर्म साम्यीकरण का पूछ सकता है। अनुकूलन मतलब कि एडजस्टमेंट करना। ठीक है, और एक शब्द इनका और है स्कीमा। स्कीमा भी पूछा जा सकता है कि स्कीमा शब्द किसने दिया है, तो स्कीमा शब्द हमारे स्कीमा शब्द किसने दिया है? हमारे प्याजे महोदय ने दिया है। किसने दिया है? प्याजे महोदय ने दिया है स्कीमा शब्द। तो स्कीमा शब्द का मतलब होता है ज्ञान के पैकेट्स, या ज्ञान की एक व्यवस्थित संरचना। ज्ञान की एक व्यवस्थित संरचना, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ज्ञान के व्यवस्थित संरचना, ज्ञान की व्यवस्थित संरचना या ज्ञान के पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इन्हीं सिद्धांत का हम एनालिसिस करेंगे, कि आपको पता चलेगा कि इन्होंने जैसे कि मान लीजिए ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि जो हमने पढ़ा, अभी हमने सिर्फ जनक के बारे में पढ़ा और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे कि इन्होंने अपने सिद्धांतों में बताया क्या है। ठीक है, ऐसे ही हमारी वीडियो कंटिन्यू चलेगी। होपफुली गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज 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 मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उन पर कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि कमेंट एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें और क्या सुधार करना है, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, कौन सा, जितने मतलब जिस चीज का सबसे ज्यादा कमेंट होगा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक वो लेकर आऊंगा। अभी ऑल्टरनेट, जैसे आपको पता है कि ऑल्टरनेट वीडियोस डल रही हैं, तो एक दिन एनवायरनमेंट की वीडियो डालता हूं, एक दिन सीडीपी की। तो ऐसे ही आप लोग कमेंट कीजिए कि अगला टॉपिक आपको एनवायरनमेंट में कौन सा चाहिए, सीडीपी में कौन सा चाहिए। ठीक है गाइस, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी भी आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू गाइस।